हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस। इसमें हम क्या डिस्कशन करेंगे? इसमें सबसे पहले हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस होता क्या है, इसके और भी कितने एग्जाम्पल हैं, इसके क्या क्या नाम है, ये क्यों होता है, ये सब सारी बातों को डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है? हमारा शरीर किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हो, मतलब उसके एक्सपोजर होते ही हमारा शरीर की तरफ से क्या हो, रिएक्ट करना स्टार्ट कर दे। जैसे कि एग्जांपल के लिए बताती हूँ, किसी को क्या होता है, पानी से एलर्जी होता है, तो वो अगर वो पानी देखते हैं वो क्या अलग सा करने लगता है ना, वैसे ही हाइपर सेंसिटिविटी में होता है। जैसे कि हमारा शरीर मान लीजिए कि पॉलन है, पॉलन ग्रेन से एलर्जी है, अब वो जैसे ही इनहेल करेगा उसमें फ्लू लाइक सिम्टम आ जाएंगे, तो इसी को कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। निमोनाइटिस इन्फ्लामेशन, तो इसका दूसरा नाम एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्वियोलाइटिस भी है। एल्वियोलाइटिस मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन इन एल्वियोला। अब ये एल्वियोली क्या होता है? आप जब रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये एनाटोमी पढ़ रहे थे उसमें देखे होंगे कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो पहले प्राइमरी ब्रोंकिया, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर ब्रोंक्यूल्स का जब छोटा सा पहुंचता है तो उसके लास्ट में इस तरह सा सैक का स्ट्रक्चर होता है जो मेनली एयर का एक्सचेंज में हेल्प करता है। यही है हमारा एल्वियोली। इसी में क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? एल्वियोलाइटिस कहते हैं। तो ये जो हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस है, इसका शॉर्ट फॉर्म एचपी है। इसको एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्वियोलाइटिस भी कहते हैं, और ये एक परमोनली डिजीज है जो मेनली अगर हम कुछ ये सांस से इनहेल करते हैं और वो जो पार्टिकुलर एंटीजन है उसके कारण अगर हमारे एल्वियोली या स्मॉल एयरवेज में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो तो उसी को हम हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस कहते हैं। इसको कभी कभी फार्मल निमोनाइटिस या फिर पिजन निमोनाइटिस भी कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? जैसे कि फार्मल जो हैं वो ज़्यादा काम करते हैं खेतों में, वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा फंगाई होता है, ज़्यादा धूल होते हैं, तो उसको इनहेल कर लेते हैं जिससे उनको एलर्जी हो जाता है, इसलिए फार्मर इसको डिजीज़ भी कहते हैं। पिजन क्यों? पिजन का जो वो फीदर मतलब उसका जो पंख उंख रहता है, उसका छोटे छोटे रुएं से भी कोई को एलर्जी होती है। ठीक है, इसमें सिस्टमेटिक मैनिफेस्टेशन में आप क्या क्या दिखेगा? तो इसमें ये सिस्टमेटिक मैनिफेस्टेशन में हम फीवर देखते हैं, फैटिग्यू करते हैं देखते हैं, और इसके साथ साथ रेस्पिरेटरी फ्लू लाइक सिम्टम भी देखते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने देखा ये जो सेंसिटाइजेशन होता है वो क्या है? वो मेनली हम एंटीजन को इनहेल कर लेते हैं जिसके कारण मेनली देखने को मिलता है। तो ये जो इनहेल्ड एंटीजन है उसके लिए स्पेसिफिक सर्कुलेटिंग आईजीजी एंटीबॉडी ऑलरेडी तैयार हो जाता है जो नेसेसरी होता है एचपी के डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि इसमें जो सेंसिटाइजेशन है ना, ये एलोन सफिशिएंट नहीं है डिफाइन करने में। इसमें बहुत सारे सेंसिटाइज इंडिविजुअल होते हैं जो डेवलप नहीं करते हैं एचपी, तो इसके लिए एक पार्टिकुलर होता है। जैसे फार्मर, पिजन जो बर्ड जब पालते हैं उन लोग में ये पार्टिकुलर होता है, इसलिए ये डिपेंड होता है जियोग्राफी पे, ऑक्यूपेशन पे, एवोकेशन पे, इन्वायरमेंट पे। ठीक है, ना कि ये किसी एक दो चीज़ पे डिपेंड होता है, ये बहुत सारे, मैंने कभी भी किसी चीज़ से भी एलर्जी हो सकता है। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको कह सकते हैं कि इसका ये एक पार्टिकुलर कारण से सेंसिटाइज नहीं होता है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसका ऑफेंडिंग एंटीजन क्या होता है? तो ऑफेंडिंग एंटीजन के लिए पहले हमें ये ग्राफ देखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है? डिजीज जो फार्मर और फूड प्रोसेसिंग वाले को होता है, तो फार्मर लंग कहने का क्या मतलब है? जो पेशेंट ज़्यादा फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं या फार्मर प्लेस में पाए जाते हैं, जो एग्रीकल्चर करते हैं, उनके लंग में जो प्रॉब्लम होता है उसको फार्मर्स लंग कहते हैं। इसमें कौन सा एंटीजन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है? थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइट्स, और क्या होगा जिसमें एग्जाम्पल क्या है? सैकारो पोलियस्पोरा लैक्टिविरगुला, और ये क्या है? एक फंगस है।
ये मेनली आता कहाँ से है, तो ग्रेन से, गेंद धान होता है ना, मोल्डी हेड से और सीलेज से। दूसरा है बगासोसिस। बगासोसिस क्या होता है, ये एक एयरबॉर्न डिजीज है जो मेनली कॉज होता है जब आप शुगर केन के रेसिड्यू को जब आप इनहेल करते हैं ना, तो फाइब्रस शुगर केन का जो रेसिड्यू होता है उसी को बगासी कहते हैं। उसके इनहेल करने से जो डिजीज होता है उसको बगासोसिस कहते हैं। ठीक है, ये मेनली शुगर फैक्ट्री वाले वर्कर को देखने को मिलता है। तो इसका सोर्स क्या हो गया, शुगर कैन। एंटीजन क्या हो गया, थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइट्स। चीज वाशर लंग, अब जो चीज़ इसे बनाने में हेल्प करते हैं तो उनमें कौन सा एंटीजन आता है जिसके कारण ये एचपी होता है, तो पेनिसिलिन, कैसी और एस्परगिलस क्लेवेटुस। कॉफ़ी वर्कर लंग, जो कॉफ़ी बीन्स में काम करते हैं, कॉफ़ी बीन दस्त से उनको एचपी होता है। माल्ट वर्कर लंग, जो बार्ली में काम करते हैं, एस्परगिलस स्पीसीज के कारण होता है। मिलर्स लंग, जो व्हीट फ्लोर में काम करते हैं, ये सिटोफिलस ग्रेनेरियस के कारण होता है। मशरूम वर्कर रंग, जो मशरूम की खेती करते हैं, थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइट्स मशरूम स्पोर के कारण होता है। पोटैटो रिडलर रंग, जो मेनली पोटैटो की खेती करते हैं उसमें होता है। एंटीजन क्या है, थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइट्स या एस्परगिलस स्पीसीज। टोबैको ग्रोअर लंग, ये टोबैको के कारण होता है और ये एस्परगिलस स्पीसीज इसका एंटीजन है। वाइन मेकर लंग, जो ग्रेप्स की खेती में करते हैं या ग्रेप्स से वाइन बनाते हैं, एंटीजन क्या है, तो बोथराइटिस सिनेरिया। ये बर्द के कारण भी होता है, इसको इसलिए पिजन हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस भी कहा जाता है। बर्द के कारण जो होता है उसको कहते हैं बर्द फैंसियर लंग। ये स्पेसिफिक बर्द के एक्सपोजर पे नाम रखा गया है। ये मेनली बर्द के फीडर, ड्रोपिंग, सीरम प्रोटीन के कारण देखने को मिलता है। इसमें एंटीजन क्या है, तो प्रोटीन दे रहा है पाराकिट्स, पिजन और बुदगेरियर। डक फीवर के कारण भी होता है, इसमें डक के कारण एलर्जी हो जाता है, ये डक के फेदर या डक के सीरम प्रोटीन के कारण। फिश मिल वर्कर लंग, जो फिश मिल में काम करते हैं उनको फिश मिल डस्ट क्या है, एंटीजन की तरह काम करता है। फूलियर लंग, एनिमल के फर के कारण जो होता है एलर्जी। ठीक है, लेबोरेटरी वर्कर रंग, लेबोरेटरी रैत के कारण होता है, इसमें एंटीजन क्या होंगे, तो लेबोरेटरी का के रैत का यूरिन, सीरम, फल। पिट्यूटरी स्नफ टेकर लंग, इसमें पिट्यूटरी स्नफ जो होता है वो कहाँ से आता है, तो बोवाइन या पोक्राइन सोर्स से आता है, एनिमल प्रोटीन। पोल्ट्री वर्कर लंग, चिकन में जो काम करते हैं, टर्की हैंडरिंग लंग, जो टर्की से आता है। ठीक है, अदर ऑक्यूपेशनल में कौन कौन सा आ जाएगा, केमिकल वर्कर लंग, जो केमिकल मेनली यूरेथेन, फोम, वैनिस, लिक्विड, ये सब का जो कंपनी में काम करते हैं, तो इसमें जो मेन एंटीजन है वो क्या है, आइसोसाइनेट के कारण होता है उनको ये हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस। डिटर्जेंट वर्कर लंग, इसमें डिटर्जेंट एंटीजन है, मतलब सोर्स है। एंटीजन क्या हो जाएगा, बैसिलस सबटिलिस एंजाइम। हॉट टब लंग, कंटामिनेटेड वाटर के कारण होता है। ठीक है, ह्यूमिडिफायर फीवर, जो एयर कंडीशनिंग इस समय होता है उसके कारण होता है। इसमें सोर्स क्या क्या हो जाएगा, तो इसमें कैंडिडा एल्बिकन्स, पुलुअन्स, थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइट्स, मायोबैक्टीरियम स्पीसीज। मशीन ऑपरेटर लंग, जो मेटल वर्किंग फ्लूइड में काम करते हैं, इसमें से एंटीजन क्या होगा, सीडोमोनास स्पीसीज, मायोबैक्टीरियम स्पीसीज। सोना टेकर लंग, जो सोना वाटर में काम करते हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा एंटीजन, तो पेनिस ये सोना। औरोबैसिडियम स्पीसीज। सुबेरोसिस, जो कॉर्क दस्त में काम करता है उसको होता है। पेनिसिलियम ग्लेवेरम और क्रायसोनोलिया सिटोफिलिया। समर टाइप न्यूमोनाइटिस, ये मेनली हॉर्स डस्ट माइट, बर्ड ड्रोपिंग, ये सब के कारण होता है। ट्राइकोस्पोरम कुटेनियम। वुड वर्कर लंग, इसमें ओट, सिदार, पाइन, ये सब के कारण होता है। बैसिलस सबटाइलिस। तो इतने कारण से मेनली ये होता है। ठीक है, और तो ऑफेंडिंग एजेंट हम समझ गए।
अब ऑफेंडिंग एजेंट के बाद हम आते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। पैथोफिजियोलॉजी की जब बात करें तो ये जो HP है ये एक इम्यून मेडिएटेड कंडीशन है। जो मेरी रिस्पॉन्स कब होता है, जब जो हम एंटीजन को इनहेल करते हैं और उसका थोड़ा सा भी मात्रा डिपॉजिट हो जाता है डिजिटल एयरवेज या एल्वियोली में। ठीक है, अगर लिम्फोसाइट के पर्सपेक्टिव से देखें तो SP क्या है, एक ऐसा कंडीशन है, ऐसा कैटेगरी में बांटा गया है जो T हेल्पर सेल 1 इन्फ्लामेटरी पैटर्न में आता है। मतलब कि ये एक इम्यून मेडिएटेड कंडीशन है जो रिस्पॉन्स करता है अगर इनहेल्ड एंटीजन डिपॉजिट हो जाए डिजिटल एयरवेज और एल्वियोली में। दूसरा, ये TH1 इन्फ्लामेटरी पैटर्न है। ठीक है, इमर्जिंग एविडेंस है वो बताता है कि TH17 लिम्फोसाइट भी इसका बन सकता है सबसेट। अगर आप प्रेजेंस हो प्रिसिपिटेटिंग IgG एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजन, तो ये क्या होगा, तो एडेप्टिव इम्यूनिटी होता है पैथोफिजियोलॉजी का। ठीक है, मतलब कि एडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या होगा, तो प्रेजेंस ऑफ प्रिसिपिटेटिंग IgG एंटीबॉडी अगेंस्ट द स्पेसिफिक एंटीजन। ठीक है, अब और भी क्या मैकेनिज्म हो सकता है, तो इसका एक और मैकेनिज्म है कि ये क्या है, इनेट इम्यून मैकेनिज्म भी इसमें होगा। आपको पता है इम्यून सिस्टम दो तरह का होता है, एक्वायर्ड और इनेट। इनेट जो बर्थ से पैदा होता है। ठीक है, इसमें हमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशन देखने पड़ते हैं, जैसे कि टॉल लाइक रिसेप्टर, डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग प्रोटीन, इसमें MYD88 जो एक्टिवेट करता है HP को, और जिसके कारण न्यूट्रोफिल रिक्रूटमेंट होता है। तो अब हम क्या देखें, तो इनेट इम्यून मैकेनिज्म में टॉल लाइक रिसेप्टर और डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग प्रोटीन के द्वारा न्यूट्रोफिल का रिक्रूटमेंट होता है। लेकिन अभी तक ये कोई क्लियर बताया नहीं गया है कि इसका कोई जेनेटिकल बेसिस भी हो सकता है। ठीक है, और भी इसमें क्या है, तो इसमें मेनली जो अगर जेनेटिक से लिया जाए तो इसमें एंटीजन प्रोसेसिंग और प्रेजेंटिंग जीन TAP टाइप 1 और मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स टाइप 2 ऑब्जर्व किया गया है। अगर क्रोनिक HP देखें तो इस पर बोन मैरो डेराइव्ड फाइब्रोसाइट कंट्रीब्यूट होता है, जिसके कारण लंग इन्फ्लामेशन और फाइब्रोसिस देखने को मिलता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, वेरिएबल होता है, डिपेंड करता है जो ऑफेंडिंग एजेंट है उसके अनुसार, डिपेंड करता है कि किस इंटेंसिटी में आया है, कितने ड्यूरेशन के लिए एक्सपोजर हुआ है। इसलिए अगर कहें तो जो हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस है उसका प्रेजेंटेशन वेरिएबल होता है। इसलिए इसका जो कैटेगरी है ना वो फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हुआ है। फिर भी कुछ पहले के लोग क्या किए हैं, इसको कैटेगराइज किए हैं 3 फॉर्म में। कौन कौन सा है, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक। एक्यूट जो होता है ना वो मेनली 4 से 8 घंटे के लिए होता है। कितना, 4 से 8 घंटे के लिए होता है। ये जो एक्यूट HP है ये मेनली अगर एंटीजन का एक्सपोजर 4 से 8 घंटे के लिए हो तो इसको कहा जाएगा। इसमें सिम्टोमेटिक सिम्टम क्या क्या देखेंगे, फीवर, चिल्स, मलेस, ये सब मेनली देखा जाता है, जो डिप्सनिया को भी कॉज करता है। मतलब इसके साथ साथ डिप्सनिया भी आता है। इसके जो सिम्टम हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं विद इन आवर और डे अगर फर्दर एक्सपोजर ना हो ऑफेंडिंग एंटीजन का। सब एक्यूट क्या है, तो इसमें मेनली एंटीजन का जो एक्सपोजर होता है वो ऑनसेट ऑफ रेस्पिरेटरी और सिम्टोमेटिक सिम्टम पे होता है, और ये मेनली कुछ वीक तक भी रह सकता है। इसका भी सिमिलर ये प्रेजेंटेशन है जो एक्यूट का था, जैसे कि फीवर, चिल, मलेस, और उसके साथ साथ डिस्निया भी हो सकता है। ठीक है, ये जो इसमें क्या होगा, रेस्पिरेटरी जो इम्पेयरमेंट होगा वो क्वाइट सीवियर होगा। ठीक है, एज कंपेरिजन टू एक्यूट। इसका रिजोल्यूशन जो सिम्टम का होगा वो तो होगा लेकिन स्लोअर होगा। ठीक है, वीक और मंथ भी ले सकता है एज कंपेरिजन टू एक्यूट HP। अब क्रोनिक HP क्या होता है, ये मेनली और ज़्यादा दिन पे आएगा इसका सिम्टम सब एक्यूट के कंपैरिजन में।
इसमें प्रोग्रेसिव डिस्निया देखने को मिलेगा, मतलब कि इसमें जो सिम्टम है वो ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ सिम्टम होता है। डिजीज प्रोग्रेशन के कारण बाद में लंग फाइब्रोसिस, हाइपोक्सिमिक रेस्पिरेटरी फेलवर हो सकता है। प्रोग्रेसिव डिस्निया, कफ, फैटिग्यू, वेट लॉस, क्लबिंग ऑफ डिजीज देखने को मिल सकता है। डायग्नोसिस, अभी तक कोई ऐसा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्राइटेरिया नहीं आया है जो एचपी को डायग्नोसिस कर सके। तो डायग्नोसिस डिपेंड होता है हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर पे, ठीक है, कि आपका कौन सा एंटीजन पे एक्सपोजर हुआ जिसके कारण आपका ये रेस्पिरेटरी और सिस्टमेटिक सिम्टम स्टार्ट हुआ, उससे कोरिलेट करके होता है। और इसका ऑक्यूपेशनल और होम एक्सपोजर हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। स्पेसिफिक इंक्वायरी मेनली इन्फ्लुएंस करता है जियोग्राफी और ऑक्यूपेशन ऑफ द पेशेंट पे। जो एचपी है वो सस्पेक्ट किया जाता है हिस्ट्री के बेसिस पे, और इसमें एडिशनल वर्कअप किया जाता है जिसमें इम्यूनोलॉजिक और फिजियोलॉजिक रिस्पॉन्स देखा जाता है इनहेल एंटीजन एक्सपोजर का, जिसके में क्या क्या करेंगे, तो चेस्ट इमेजिंग करेंगे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे, सीरोलॉजिक स्टडी करेंगे, ब्रोंकोस्कोपी करेंगे, ओकेजन देखेंगे, लंग बायोप्सी करेंगे। उसके बाद री एक्सपोजर करके ऑफेंडिंग इन्वायरमेंट का देखेंगे और कंफर्म करेंगे एचपी को। मतलब कि एचपी जो है वो सबसे पहले उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डायग्नोसिस का, तो इसके हिस्ट्री पे हम डिपेंड करते हैं और इसके सिम्टम पे। एक बार वो हो जाए उसके बाद एडिशनल टेस्ट किया जाता है, जैसे कि रेडियोग्राफिक टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, सीरोलॉजिक टेस्ट, ब्रोंकोस्कोपी और ओकेजनली लंग बायोप्सी। ये सब करने के बाद फिर दोबारा जब पता चलता है अच्छा इस चीज़ से एलर्जी है, तो उस एलर्जी में फिर से पेशेंट को एंटीजन में फिर से पेशेंट को एक्सपोज किया जाता है। अगर वो फिर से एलर्जी हो गया, इसका मतलब कि कंफर्म किया जाता है कि इसी चीज़ से इसको प्रॉब्लम है, और तब हम डायग्नोसिस करते हैं कि ये एचपी है। अब तो ये चेस्ट इमेजिंग में क्या मिलेगा, ठीक है, तो मेनली चेस्ट इमेजिंग में चेस्ट एक्सरे किया जाता है। चेस्ट एक्सरे नॉन स्पेसिफिक होता है और ये कंफर्म ऐसे नहीं कह सकते कि ये कंफर्म कर सकता है। एक्यूट और सब एक्यूट एचपी में फाइंडिंग ट्रांसिएंट होता है और इसमें इल डिफाइंड माइक्रोनोडुलर ओपासिटी या हेजी ग्राउंड ग्लास एयर स्पेस ओपासिटी देखने को मिलेगा। फाइंडिंग क्या होता है चेस्ट एक्सरे का, तो ये अपने आप सॉल्व हो जाता है एक बार जब ऑफेंडिंग एंटीजन को रिमूव कर लिए, ठीक है। क्रोनिक एचपी में क्या होता है, एबनॉर्मलिटीज सीन होता है चेस्ट रेडियोग्राफ पे और ये ज़्यादा फाइब्रोटिक इन नेचर होता है। लेकिन अब क्या है, तो जो आईपीएफ है इससे इसको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल पड़ेगा। आईपीएफ मेनली क्या होता है, तो ये जैसे कि किसी पेशेंट को क्रोनिक पिजन ब्रीदर लंग प्रॉब्लम है, तो ये जो क्रोनिक पिजन ब्रीदर लंग प्रॉब्लम है वो सेम शो होता है आईपीएफ के प्रॉब्लम है इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस में, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए इसके बाद HRCT किया जाता है। HRCT का फुल फॉर्म क्या है, हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये कॉमन होता है किस लिए, तो मेनली डायग्नोसिस करने के लिए एचपी। तो इसमें क्या होगा, एक्यूट में ये नॉर्मल शो होंगे ड्यू टू लैक ऑफ टेम्पोरल कोरिलेशन बिटवीन एक्सपोजर ऑफ ऑफेंडिंग एंटीजन एंड इमेजिंग। HRCT नॉर्मल होता है एक्यूट फॉर्म ऑफ एचपी में, क्योंकि उसमें टेम्पोरल कोरिलेशन नहीं हो पाता है ऑफेंडिंग एंटीजन और इमेजिंग के बीच में। लेकिन अगर सब एक्यूट या क्रोनिक की बात किया जाए तो सब एक्यूट में ग्राउंड ग्लास एयर स्पेसेज ओपासिटी देखने को मिलते हैं। कभी और क्या क्या, तो प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल लोबुलर नोड्यूल्स भी रहते हैं। एक्यूट में मेनली SRCT परफॉर्म नहीं किया जाता हमेशा, ठीक है। सब एक्यूट में जो एक्सपायरेटरी इमेज है उसमें शो होता है कि एयर ट्रैपिंग होया हुआ है, ठीक है। देखिए इस तरह का ये चेस्ट कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है सब पेशेंट का सब एक्यूट हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस में, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है, स्कैटर रीजन दिख रहा है, ग्राउंड ग्लास इनफिल्ट्रेट दिख रहा है
मोजिक पे तन का जो ट्रैप हो गया है बायलेटरली। रेटिकुलर चेंजेज एंड ट्रांसेक्शन ब्रोंकिएक्टासिस ऑब्जर्व होता है क्रोनिक एचपी में। तो याद रखिएगा कि सब एक्यूट में कौन कौन का चेंजेज हुआ, ग्रॉन ग्रास अपासिटी और सेंट्रीलोबुलर नोड्यूल्स। ये क्रोनिक में क्या हो गया चेंजेज, तो रेटिकुलर चेंजेज और ट्रांसेक्शनल ब्रोंकिएक्टासिस देखने को मिलता है। ठीक है, सब प्लूरल हनीकॉम्बिंग सिमिलर होता है आईपीएफ के द्वारा, मतलब सब प्लूरल हनीकॉम्बिंग भी दिखता है, लेकिन ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारा आईपीएफ में भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब आते हैं परमोली फंक्शन टेस्ट। परमोली फंक्शन टेस्ट मेनली आइदर रिस्ट्रिक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव के लिए किया जाता है, जो प्रेजेंट करता है एचपी के द्वारा। जो पैटर्न होता है परमोली फंक्शन टेस्ट का वो यूजफुल नहीं होता है डायग्नोसिस करने के लिए एचपी को। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जो पीएफटी होगा वो यूज करता है फिजियोलॉजिकल इम्पेयरमेंट ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट। ठीक है, इसमें डिफ्यूजन कैपेसिटी सीओ का क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। सीओ कहने का क्या मतलब है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये मेनली कब डिक्रीज होता है, तो क्रोनिक एचपी विथ फाइब्रोटिक परमोली पैरेन्काइमल चेंजेज। सीरम प्रिसिपिटेंट्स, इसमें मेनली हम आईजीजी एंटीबॉडी का ऐसे करते हैं, मतलब जो स्पेसिफिक एंटीजन है उसके अगेंस्ट में हम आईजीजी एंटीबॉडी देखते हैं। ये बहुत तक डायग्नोसिस करता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि जो कुछ लोग हैं जैसे कि फार्मर्स, पिजन ब्रीडर्स, इसमें क्या होता है, ये मेनली इनमें फॉल्स निगेटिव शो करता है, क्योंकि ये उनमें क्या होता है, वो लोग में एक्सपोजर होता है बट सीरम प्रिसिपिटेंट डिस्प्ले नहीं होता है एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल में। ठीक है, तो इस तरह इसको हम पूरी तरह नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह डायग्नोसिस करेगा। ब्रोंकोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी में मेनली क्या किया जाता है, तो इसमें हम बीएल लिम्फोसाइटोसिस देखते हैं। बीएल लिम्फोसाइटिस, बीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ब्रोंको एल्वियोलर लेवेज। ये यूज्ड होता है इवालुएशन ऑफ एचपी में। ठीक है, ये भी स्पेसिफिक फाइंडिंग नहीं है। मेनली जो बीएल लिम्फोसाइटोसिस है ये कैरेक्टरिस्टिक होता है एचपी का। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है एचपी का, तो बीएल लिम्फोसाइटोसिस। ठीक, अब जो एक्टिव स्मोकर है ना उनमें लोअर थ्रेशोल्ड भी इस्टेब्लिश कर देता है बाल लिम्फोसाइटोसिस का, क्योंकि स्मोकिंग क्या करता है, लिम्फोसाइट के परसेंटेज को कम कर देता है। मेनली जो एचपी के केसेस होते हैं ना उसमें जो CD4/CD8 लिम्फोसाइट का रेशियो होता है वो लेस देन 1 होता है, लेकिन अगेन यह स्पेसिफिक फाइंडिंग नहीं होता है डायग्नोसिस करने का। लंग बायोप्सी, लंग बायोप्सी में टिश्यू सैंपल ऑब्टेन होता है। ब्रोंकोस्कोपिक अप्रोच का यूज क्या करेंगे, तो ट्रांसब्रोंकियल बायोप्सी करेंगे। ठीक है, ये एक सर्जिकल अप्रोच है, मतलब इसमें वीडियो असिस्टेड थोरास्कोपी किया जाता है और या तो ओपन अप्रोच किया जाता है। इसमें जो बाल है ना, हिस्टोलॉजिकल स्पेसिमेन नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी, मतलब इसमें जो हिस्टोलॉजिकल स्पेसिमेन आता है ये भी पूरी तरह नहीं बता सकता कि ये एचपी है कि नहीं है, बट हाँ ये करेक्ट क्लिनिकल कंटेक्स्ट में यूज होता है। कॉमन हिस्टोलॉजिकल फीचर क्या इसमें दिखेगा एचपी का, तो प्रेजेंस ऑफ नॉन सिसिएटिंग ग्रैन्यूल्स, जो मेनली स्मॉल एयरवेज में देखने को मिलता है। वहीं पर मोली सार्कोइडोसिस में भी नॉन सिसिएटिंग ग्रैन्यूलोमास देखने को मिलता है, इसलिए अब इन दोनों में हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। विद द एल्वियोलर स्पेस एंड इंटरस्टिशियम अ मिक्स्ड सेरेब्रल इनफिल्ट्रेट भी देखने को मिलता है। ब्रोंकियोलिथियासिस में क्या होगा, तो प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एक्सुडेट। फाइब्रोसिस में क्या करेगा, तो मेनली फाइब्रोसिस क्रोनिक एचपी को बताता है, फिर भी ये अभी भी क्या है, कंफर्म डायग्नोसिस नहीं है। क्लिनिकल प्रिडिक्शन रूल, तो हम इसको क्लिनिकल प्रिडिक्ट कैसे करते हैं,
तो इसको प्रिडिक्ट करने के लिए मेनली हमें पता है कि इसमें कोई ऐसे वैलिडेटेड डायग्नोसिस क्राइटेरिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो क्लिनिकल प्रिसिपिटेशन रूल्स करेंगे जिसमें प्रेजेंस ऑफ एसपी मेनली देखा जाता है, प्रिडिक्ट किया जाता है। इसमें 6 प्रिडिक्टर हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट इसमें क्या है, तो एक्सपोजर। अदर क्राइटेरिया क्या हो सकता है, तो सीरम प्रिसिपिटीन, रिकरेंट सिम्टम ऑकरिंग विद इन 4 to 8 hours आफ्टर एंटीजन एक्सपोजर, क्रैकल्स ऑन इंस्पायरेशन, वेट लॉस। तो ये सब क्राइटेरिया रूल यूज किया जा सकता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कौन कौन सा है, तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में आइडियोपैथिक परमोली फाइब्रोसिस, उसके बाद ये नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनाइटिस, सार्कोइडोसिस, ऑर्गेनिक दस्त सिंड्रोम, ये सब हो सकता है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, उससे पहले हम देखते हैं ना कि जो हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताया वो एक दूसरे से कैसे अलग है, ठीक है। कैसे हम उसको रूलिंग और रूल आउट कर सकते हैं। जैसे कि एचपी है ना, वो डिफ्रेंशिएटेड होता है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज से, जैसे कि आईपीएफ, नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनाइटिस, जो डिफ़िकल्ट होता है, जैसे कि लंग बायोप्सी करते हैं ना, तो ये आईपीएफ और एचपी के बीच में डिफ्रेंशिएट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। अब जो एक्यूट और सब एक्यूट एचपी है वो मेनली मिस्टेकन हो जाता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ परमोली फिल्ट्रेट और नॉन सिस्टेटिक ग्रैनुलोमास ऑन बायोप्सी मेनली क्या होता है, उसमें ऐसा लगता है कि वो क्या का है, तो वो आईपीएफ है या एनएसआईपी है, तो इस तरह से मिस्टेक हो जाता है, जो ऊपर ऑलरेडी बता चुके हैं। एचपी में क्या होता है, अब जब हम इमेजिंग करेंगे तो हिलार एडेनोपैथी देखने को मिलेगा चेस्ट एक्सरे पे, जो अदर में भी हम देखते हैं। अदर इन्हेलेशन सिंड्रोम जैसे कि ऑर्गेनिक टॉक्सिक सिंड्रोम, ये भी मिस डायग्नोसिस होता है एचपी के द्वारा, क्योंकि ऑर्गेनिक टॉक्सिक डस्ट सिंड्रोम मेनली ये भी एक्सपोजर के कारण होता है ऑर्गेनिक डस्ट से, और ये प्रोड्यूस होता है ग्रेन और मॉल सिलियस से भी होता है, इसलिए हम इस तरह से कंफ्यूज कर जाते हैं। ट्रीटमेंट में क्या सा होगा, तो सबसे पहले तो एंटीजन अवॉइडेंस करेंगे, प्रोटेक्टिव पर्सनल इक्विपमेंट करेंगे। एक्यूट में मेनली जब एक्यूट एचपी आएगा तो सेल्फ लिमिटिंग हम प्रोसीजर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सेल्फ लिमिटिंग प्रोसीजर। तो मेन स्टेज ट्रीटमेंट का क्या होता है, तो एंटीजन अवॉइडेंस होता है, जितना पॉसिबल हो सके जिस एंटीजन से आपको एलर्जी है उससे दूरी बनाए रखें। केयरफुल एक्सपोजर हिस्ट्री से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका ऑफेंडिंग एंटीजन कौन सा है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करना चाहिए, जैसे कि रेस्पिरेटरी या वेंटिलेटेड हेलमेट यूज करना चाहिए, जिससे कि आप अपने आप को बचा सकें वो ऑफेंडिंग एजेंट से, ठीक है। कुछ में क्या होता है ना, फुल्ली अवॉइड स्पेसिफिक एंटीजन नेसेसरी होता है, ठीक है। अब एक्यूट एचपी में सेल्फ लिमिटेड डिजीज है, तो इसमें मेनली क्या किया जाता है, तो ऑफेंडिंग से बचाया जाता है, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी की ज़रूरत नहीं होता है। अब सब एक्यूट और क्रोनिक के में क्या होगा, इसमें मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स थेरेपी दिया जाता है। तो इस तरह से याद रखिए, एक्यूट अपने आप रिजॉल्व हो जाता है, सब एक्यूट और क्रोनिक में हमें क्या देना पड़ता है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स थेरेपी देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद इन पेशेंट विथ पार्टिकुलरली सिवियर सिम्टम में सब एक्यूट एंटीजन अवॉइडेंस इतना ज़रूरी नहीं है। सब एक्यूट और क्रोनिक में क्या होगा, तो एंटीजन अवॉइडेंस उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, ठीक है। फिर भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये लॉन्ग टर्म सिम्टम को चेंज नहीं करता है, मतलब कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ना, वो जो पेशेंट हैं उनके लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ये क्या करेगा, कभी कभी एक्सेलरेट कर देगा रिजोल्यूशन ऑफ सिम्टम को, ठीक है। तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स थेरेपी में हम देते क्या है, तो
प्रिडनिसोन थेरेपी करते हैं, जो इनिशिएट होता है 0.5 से 1 मिलीग्राम पर केजी आइडियल बॉडी वेट पर डे। ये कितने ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है? 1 से 2 वीक के लिए दिया जाता है। उसके बाद ये टैपर किया जाता है नेक्स्ट 2 से 6 वीक तक। क्रोनिक एचपी में क्या करेंगे? तो ट्रायल देंगे कॉर्टिको एस्टेरॉयड का, ठीक है। एडवांस केसेस ऑफ क्रोनिक एचपी में क्या किया जाता है? तो लंग ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। ग्लोबुलर कंसिडरेशन में जैसे कि एवर एक्सपेंडिंग लिस्ट में एंटीजन और एक्सपोजर एसोसिएटेड है डेवलपमेंट ऑफ एचपी का, तो ये सजेस्ट करता है क्या को? तो पॉपुलेशन रिस्क को कि कितने % हैं एचपी और कितने % नहीं है। तो समर टाइप न्यूमोनाइटिस देखा जाता है जापान में, सुब्रोसिस देखा जाता है कॉर्क वर्कर में, ठीक है। अगले वीडियो में हम परमोली स्नोफिलिक सिंड्रोम के बारे में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।